हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्री ऑनलाइन एकेडमी पे। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हम बायोलॉजी का एक अहम अध्याय जैव प्रक्रम को कवर कर रहे हैं और ये है पार्ट 4। इससे पहले हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 कवर कर रखे हैं। अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए। चैनल के प्लेलिस्ट पे आपको वहाँ पे मिल जाएगा, या फिर उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आज हम फाइनली बात करने वाले हैं मानव श्वसन तंत्र के बारे में। मानव श्वसन तंत्र कैसे काम करता है और हम जब सांस लेते हैं तो हमारे शरीर के अंदर क्या प्रोसेस होती है, और हम जब सांस लेते हैं तो वो सांसें केवल फेफड़ों के अंतर्गत रह जाती है या फिर शरीर के और भी अंगों में जाती है। इस विषय के ऊपर, इस बातों के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। आप केवल एक बात आप नोट कीजिए और हमको इस बात का एक जवाब दीजिए कि क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम सांस लेते हैं तो वो सिर्फ हमारे फेफड़ों में रहती है या फिर शरीर के और कई अंगों में जाती है। शरीर के कोई और अंगों में कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए ये आपको कंधा दिख रहा है, तो क्या यहाँ भी ऑक्सीजन की ज़रूरत है, या फिर आपका जो नेल है या फिर जो उंगली है, क्या यहाँ पे भी ऑक्सीजन की ज़रूरत है? आपने कभी सोचा है कि हम जो सांस लेते हैं वो फेफड़ों तक सीमित रहता है या फिर शरीर के सभी अंगों में आता है? मैं इस बारे में बात करना चाहता हूँ। आप थोड़ा सोचिए, तब तक मैं आगे विषय को करता हूँ। अभी हम पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे इस फेफड़े का, ठीक है। और स्ट्रक्चर देखने के बाद हम बहुत सारी भूमिकाओं के बारे में जानेंगे। ये आपका कुपिका है, ये सारे जितने नाम्स हैं उनके बारे में, नाम के बारे में हम जानेंगे। इसको पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, एक बार बुक को रीडिंग मारेंगे, ठीक है। रीडिंग मारने के बाद आपको और भी अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि एनसीईआरटी की किताबें हैं। एक बार रीडिंग मारिएगा, नहीं समझ में आएगा तो दोबारा मार लीजिए, ठीक है। दोबारा रीडिंग मारने से क्या होगा कि आपको और भी चीज़ें बेटर तरीके से समझ में आएगी। तो मैं सबसे पहले बात करूँगा कुछ बिंदुओं के ऊपर और कुछ क्वेश्चंस के ऊपर, जो कि आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मानव श्वसन तंत्र के बारे में। तो श्वसन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं, श्वसन किसे कहते हैं और श्वसन कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम उन टॉपिकों के बारे में चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम फिर से दोबारा आएंगे इसमें। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला जो मेरा क्वेश्चन है वो है अवायवीय श्वसन तथा वायवीय श्वसन क्या है। मैं आपको बता दूं अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन। तो आपको शॉर्ट के लिए बता देता हूँ, श्वसन दो प्रकार के होते हैं, पहला अवायवीय श्वसन और दूसरा वायवीय श्वसन। तो इसका डेफिनेशन क्या है, इसका आंसर क्या होने वाला, आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन दे रहे हैं अवायवीय श्वसन को। अवायवीय श्वसन को अनॉक्सिक श्वसन भी बोला जाता है। तो कभी कभी एग्जाम्स में आपको दो चीज़ पूछे जा सकते हैं, पहला अवायवीय श्वसन क्या है या फिर अनॉक्सिक श्वसन क्या है। तो दोनों एक ही चीज़ें हैं, तो आप इसे अच्छे से समझ लें। अवायवीय श्वसन वह प्रक्रम है जो वायु यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। कहने का तात्पर्य यह है, अवायवीय श्वसन वहाँ पर होता है जहाँ ऑक्सीजन होती ही नहीं है या फिर बहुत कम मात्रा में होती है। अभी मैं इसको समझाऊंगा। वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन को हम ऑक्सी श्वसन भी बोलते हैं। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से ये ऑक्सी श्वसन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप इसे याद रखें। ऑक्सी श्वसन, वायवीय श्वसन वह प्रक्रम है जो वायु यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वायवीय श्वसन कहते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन होता है उसे हम लोग वायवीय श्वसन कहते हैं। जैसे हम लोग क्या है, सांस ले रहे हैं और सांसें छोड़ रहे हैं, तो ये हो गया वायवीय श्वसन। क्यों, ऑक्सीजन यहाँ पे उपस्थित है, हम ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। बात आई समझ में। जैसे जीव जंतु ऑक्सीजन ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ऑक्सीजन है तभी तो, प्रचुर मात्रा में यहाँ पे है तभी तो हम ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे अवायवीय श्वसन यानी कि अनॉक्सी श्वसन। अवायवीय श्वसन वह प्रक्रम है जो वायु यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। जैसे ये क्रिया कहाँ पे होती है, तो ये क्रिया जल के अंतर्गत होती है। आपने कभी सोचा है कि मछलियाँ कैसे सांसें लेती है? तो मैं आपको बता देता हूँ, मछलियाँ अपने गलफड़ों से सांस लेती है और पानी के अंदर, जल के अंदर जो भी ऑक्सीजन घुले हुए रहते हैं उससे वो सांसें लेती है। हाँ, तो वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है,
बहुत कम मात्रा में है, लेकिन तब पर भी वहाँ सांस लेने की और छोड़ने की क्रिया हो रही है। इसी प्रक्रिया को हम अवायवीय श्वसन कहते हैं। आशा करते हैं आप समझ में आया होगा आपको। एक बात नोट कीजिए कि जल में ऑक्सीजन घुली हुई रहती है, जल में ऑक्सीजन की कुछ मात्रा घुली हुई रहती है, हवाओं की कुछ मात्रा घुली हुई रहती है। वही ऑक्सीजन मछलियों के द्वारा सांस के रूप में ली जाती है और छोड़ी जाती है। इसी से रिलेटेड एक और मेरा क्वेश्चन बन जाता है, अवायवीय तथा वायवीय श्वसन में अंतर स्पष्ट करें। तो यहाँ पे अंतर बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले जब भी अंतर पूछे तो आप दो भागों में बांट दें, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जैसा कि हमने पहले जाना है, जबकि अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ये बात तो आप समझ गए हैं पॉइंट को। अगला पॉइंट चलते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट है, वायवीय श्वसन का प्रथम चरण कोशिका द्रव में तथा द्वितीय चरण माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है या फिर होता है। मैं यहाँ आपको बता दूं, कहने का तात्पर्य ये है कि कभी कभी एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जीवों में वायवीय श्वसन या फिर जीवों में श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो वो होती है कोशिका द्रव्य में या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में। मैं आपको बता दूं कोशिका द्रव कहाँ पे होता है और माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, कोशिका के बारे में आपने बहुत ही अच्छे तरीके से 9th क्लास में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। और अवायवीय श्वसन की क्रिया पूरी कोशिका द्रव में होती है। यहाँ पे एक बात आप नोट कीजिए, सबसे पहले इसका मीनिंग समझ लिए। वायवीय श्वसन का प्रथम चरण कोशिका द्रव में तथा द्वितीय चरण माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है या फिर होता है। तो यहाँ पे एक बात नोट कीजिए, सबसे पहले आइए हम कोशिका को प्रैक्टिकली रूप से जानते हैं कि कोशिका कहते किसे हैं और हमारे शरीर में होता कैसे है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे जो शरीर है बहुकोशिकीय है, मतलब अरबों खरबों लाखों हजारों कोशिकाओं से मिलकर हमारा शरीर बना है। जिस तरह से एक भवन बनाने के लिए ईंटों को एक के ऊपर एक रखा जाता है, एक के ऊपर एक रखा जाता है, उसी तरह हमारा शरीर के निर्माण के लिए कोशिकाएं एक के ऊपर एक जुड़ती है, तब जाके हमारा शरीर का निर्माण होता है। तो आइए हम देखते हैं अपने शरीर के ऊपर। अभी मैं अपने हाथों में दिखाऊंगा कि कोशिका किसे कहते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये मेरा कलाई है, आप कलाई को देख पा रहे हैं। मैं आपको कोशिश करता हूँ कि कोशिका को समझाने की, तो आप अभी इसको थोड़ा मोबाइल को जूम आउट करते हैं। देखिए, अब देखिए यहाँ पे आपको इधर साइड में अगर आप देख पा रहे होंगे तो छोटी छोटी संरचना टाइप का आपको कुछ दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है? थोड़ा और जूम आउट कर लेते हैं इसको। देखिए, दिख रहा है आपको? तो छोटी छोटी जो आपको संरचनाएं दिख रही है, एक ठो संरचना का अगर हम निकाल लेंगे तो यही है आपका कोशिका। अगर देखिए यहाँ पे क्या होता है कि इसको, ये जो चमड़ियाँ बनी हुई है हमारी, ये कोशिकाओं से मिलकर बनी है, और ये जो छोटी छोटी आपको संरचना दिख रही है, ये है कोशिका। अगर हम इसको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख पाएँ तो हर कोशिका के अंदर कौन कौन से मटेरियल्स होते हैं वो आपको दिखेंगे। तो यहाँ पर ये कोशिका है। अब देखिए, इसको तो हम छोटा सा कट करके निकालते हैं और एक कोशिका के अंदर क्या क्या होती हैं आइए हम देखते हैं। अगर आपके पास सूक्ष्मदर्शी होता तो यहीं पे हम आपको प्रैक्टिकल करके आपको दिखा देते, लेकिन यहाँ पर क्या है, अभी आपका सूक्ष्मदर्शी तो है नहीं, तो आपको हम बुक के अंदर दिखाएंगे। छोटा सा कट करके हम निकाल रहे हैं, उसके बाद आइए बुक के अंदर हम देखते हैं कि उस कोशिका के अंदर क्या होता है। तो देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये है हमारा कोशिका। एक छोटी सी कट करके हम निकाले हैं और इसको यहाँ जूम आउट करके दिखाया गया है। अब हम देखते हैं एक कोशिका के अंदर कौन कौन से मटेरियल्स होते हैं, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले ये जो आपको बीच में दिख रहा है, ये है केंद्रक। इसको एक बहुत, ये एकदम महीन अवस्था में, एकदम छोटी अवस्था में है, एकदम छोटी सी, जिसे हम लोग नन्ही आंखों से नहीं देख सकते हैं। लेकिन हमारा साइंस का कमाल देखिए, आपको यहाँ पे एक बड़ा काट करके दिखाया गया है, बड़ा सा फिगर करके दिखाया गया है कि हमारे एक छोटी सी कोशिका के अंदर कौन कौन से मटेरियल्स होते हैं। तो ये आपको प्लाज्मा झिल्ली है, जिसे हम लोग इस साइड को हम लोग प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। यहाँ पे ये है तारक केंद्र, लाइजोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पर हमको क्या समझना है, माइटोकॉन्ड्रिया और कोशिका द्रव के बारे में, क्योंकि हमें उस टॉपिक को समझना था।
दूसरे टॉपिक को। तो यहाँ पर देखिए कोशिका द्रव्य है ये, यहाँ पर जितने भी आपको ग्रीन टाइप के दिख रहे हैं ये सारे कोशिका द्रव्य है, लिक्विड है ये सारे। और माइटोकॉन्ड्रिया, ये आपको ये दिख रहा होगा माइटोकॉन्ड्रियन, है ना। तो ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक लिक्विड टाइप का ही होता है जिसे हम लोग बिजली घर भी कहते हैं। तो यहाँ पर आ करके शरीर के अंग से हर कोशिका को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे एक सवाल किया था कि क्या हम जब सांस लेते हैं तो वो हमारे फेफड़ों के अंदर आती है। फेफड़ों के अंदर जब आती है तो क्या हमारे उंगली को भी ऑक्सीजन की आवश्यकता है, क्या हवा की आवश्यकता है? तो आपका सवाल के अनुसार जवाब है हाँ, इसको भी ज़रूरत है। अगर यहाँ पे हवा नहीं पहुँचती है या फिर शरीर के कोई भी अंग में हवा नहीं पहुँचती है, ऑक्सीजन नहीं पहुँचती है, तो वो अंग हमारा काम करना बंद कर देगा। आप कभी ध्यान दिए होंगे जब आप शिथिल होकर बैठते हैं, कहीं स्थिर होकर बैठते हैं तो, और आपका कहीं या फिर पैर या फिर हाथ दब जाता है तो अचानक उठने के बाद पैर का उधर वाला भाग काम करना बंद कर देता है या फिर झंझनाहट महसूस होती है ना। आपने ये कभी महसूस किया होगा। आप में से कोई बच्चे बोलेंगे हाँ हाँ किए हैं। तो वो जो झंझनाहट महसूस हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन का आदान प्रदान को आपने क्या किया, बैंड कर दिया, बांध दिया। इसीलिए उधर वाला पार्ट आपको झंझनाहट महसूस करवा रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाया। जैसे ही आप उठेंगे कुछ देर में देखिएगा वो झंझनाहट खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फिर हीमोग्लोबिन के द्वारा, ब्लड के द्वारा वहाँ पे ऑक्सीजन पहुँच गया। तो एक बात यहाँ पे आप नोट कीजिए कि ऑक्सीजन की जो क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे की संपन्न होती है और कोशिका द्रव में संपन्न होती है। ये है कोशिका। तो कोशिका पे हर ऑक्सीजन और हर एक वो चीज़ें आती कैसी है, कोशिका पे या फिर शरीर के हर भाग में ऑक्सीजन पहुंचाता कौन है, तो इस पे हम चर्चा करेंगे बाद में। फ़िलहाल के लिए हम यहाँ पॉइंट समझ रहे थे, इसलिए हम आपको कोशिका को समझा दिए। हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होगा कि कोशिका कहते किसे हैं। आशा करते हैं अब आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिवाइंड कीजिए और आप समझिए। फिर से मैं आपको बार समझा देता हूँ। ये मेरा कलाई है, आप कलाई को देखिए, थोड़ा जूम आउट करते हैं। आपको ये छोटा संरचना जो दिख रहा है, एक छोटी सी काट हम यहाँ पे आपको लेके आए हैं और उसी काट को हम आपको दिखा रहे हैं। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ये हम देख पा रहे हैं। साइंस का कमाल है ये कि सूक्ष्मदर्शी का कमाल है कि इसको बड़ा करके एक छोटी सी कोशिका के अंदर इतनी मटेरियल से वो आप देख पा रहे हैं। आशा करते हैं कोशिका किसे कहते हैं ये आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पे ही ऑक्सीजन की क्रिया संपन्न होती है। एक क्वेश्चन बनता है कि जीवों में ऑक्सीजन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो पहला आपको बताना है माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा कोशिका द्रव। आशा करते हैं आप इसे याद रखेंगे और आपको समझ में आया होगा। आप चलते हैं पॉइंट नंबर तीसरा की ओर। पॉइंट नंबर तीसरा, वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण विखंडन होता है। ऑक्सीकरण मीन्स विखंडन, ग्लूकोज का पूरा टूट जाना ही विखंडन कहलाता है। अवायवीय श्वसन में आंशिक ऑक्सीकरण होता है, मतलब कुछ मात्रा में, पूरा नहीं टूटता है। वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। अवायवीय श्वसन में वायवीय श्वसन की तुलना में कम ऊर्जा मुक्त होती है। तो आशा करते हैं ये बात आप समझे होंगे। एग्जाम की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। और अगर आपने इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जब भी ऑनलाइन क्लासेस करते हैं तो एक बार पूरा वीडियो को फुल वॉच कीजिए कहीं पे अलग स्थान पे बैठ के। उसके बाद आप नोट्स बनाते चलें, ठीक है। नोट्स बनाने से क्या होगा, आपको एक एक चीज़ें समझ में आएगी। नोट्स बनाने से ये लाभ है क्योंकि जब आप नोट्स बनाते हैं तो एक एक पॉइंट को आप अपने हाथों से लिखते हैं, और जब भी आप अपने हाथों से लिखेंगे तो वो आपके माइंड में रिवाइन होता जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो एक बार आपको रिवीजन हो जा रहा है। इसलिए नोट्स बनाने से कतराएं नहीं, नोट्स बनाते चले बस। अब आगे देखते हैं कुछ और पॉइंट्स को। तो फाइनली अब हम आ गए हैं बॉक्स नंबर 3 के प्रश्न के ऊपर। बॉक्स नंबर 3 आप निकाल लीजिए और देखिए उसमें कौन से प्रश्न हैं। तो सबसे पहले हम पहला प्रश्न कवर करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं पहला प्रश्न कवर करने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। तो ये आप देख पा रहे होंगे मानव श्वसन तंत्र का एक कार्ड है। तो आपका सबसे पहले एक होमवर्क है कि आप इसे ड्रॉ करेंगे, ईमानदारी से ड्रॉ करेंगे, इसको फिगर बनाएंगे।
2 बार 3 बार 4 बार बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में ये पूछ लिए जाते हैं। मानव श्वसन तंत्र का चित्र बनाइए और इसका नाम भी दीजिए। तो आप पहले चित्र बनाना सीखिए, उसके बाद इसका नाम देना सीखेंगे, ठीक है। ईमानदारी से बनाइएगा। और अगर आपको नहीं आता है, 2 बार 3 बार 4 बार के बाद आप तंग आ जाते हैं, सर हमसे नहीं होगा, तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। इसका शॉर्ट ट्रिक मैं लेकर आऊँगा कि इसे बनाते कैसे। बहुत ही आसान है और बहुत ही ज़्यादा आसान है, क्योंकि ये बनाना इतना आसान है। मैं थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे होंगे सब यू टाइप का आपको दिख रहा होगा, और इधर आपको जिग जैग दिख रहा होगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान है बनाना। आप पहले इसको 3-4 बार प्रैक्टिस कीजिए, तो ही हम आपको इसको बताएंगे, अन्यथा नहीं बताएंगे। इसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि इसको जानने के लिए हमें एक चीज़ और जानने की आवश्यकता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है क्या बताइए? ये है आपका 2D इमेज जो कि आपको बुक में है, और ये है 3D इमेज जो कि हमारा दिल है। दिल को लोग यूं ही बदनाम करते हैं कि दिल टूट गया, दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए, शीशे का था दिल मेरा। ये सब बकवास की बातें हैं। साइंस में ये कहता है कि साइंस हमारा ये कहता है कि दिल का एक ही काम है, ब्लड को साफ करना, अशुद्ध ब्लड को शुद्ध करना। बस दिल का यही काम है, और जीवन भर बिना रुके चलते रहना। जिस दिन हमारा दिल रुक गया ना, हमारी ज़िंदगी रुक जाएगी। इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों को मिला करके हम बात करेंगे अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए हम बॉक्स नंबर 3 के प्रश्न को कवर कर लेते हैं। और ये वीडियो मिस मत करिएगा, ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। जो आने वाला वीडियो, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे कि ये हमारा काम कैसे करता है और अशुद्ध ब्लड को शुद्ध कैसे करता है। जैसे पानी वाला जो आप देखे होंगे, फ़िल्टर किया हुआ जो मशीन रहता है फ़िल्टर करने वाला, वो कैसे शुद्ध करता है, तो इसी के देख के उसको भी बनाया गया है। तो आइए सबसे पहले हम बॉक्स नंबर 3 के ऊपर बात कर लेते हैं कि उसमें कौन कौन से प्रश्न हैं और कैसे कैसे उसको हम हल करेंगे। पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है। क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि एक जल में रहने वाला जीव, ठीक है, एक जल में रहने वाला जीव और एक बाहर में रहने वाला जीव, अगर दोनों में देखें तो सांस लेने की प्रक्रिया में सबसे आसानी किसको हो रही है? तो आप ऑब्वियसली बोलेंगे बाहर वाले का, क्योंकि अंदर में जो जल के अंदर है उसे तो ऑक्सीजन कहाँ से मिल रहा है? जल में घुला हुआ, उसे वहाँ से निकालना पड़ रहा है। लेकिन हमें क्या करना पड़ रहा है? हमें सिर्फ बाहर से मिल रहा है। हम एक बार में सांस लेते हैं, सांस छोड़ देते हैं। लेकिन आप कभी सोचें मछलियाँ कैसे रहती होंगी, या फिर और भी कोई जो जलीय जीव है वो कैसे रहते होंगे? तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि हमें सांस लेना लाभप्रद क्यों है जलीय जीव की अपेक्षा। तो आइए इसका सटीक आंसर क्या होगा वो हम देखते हैं। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। हमारे पर्यावरण में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन पाई जाती है, इसीलिए हमें सांस लेना और छोड़ना आसानी होता है, ये हमारे लिए लाभप्रद है। और ऑक्सीजन जल के अंदर बहुत कम मात्रा में होती है, इसीलिए उन्हें बहुत ही ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए। तो इसका सटीक आंसर क्या होना चाहिए, आइए देखते हैं। जलीय जीव श्वसन के लिए जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। अभी मैंने बताया जैसे मछलियाँ, जलीय जीव श्वसन के लिए जल में घुली, किस में घुली? जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, जबकि स्थलीय जीव श्वसन के लिए वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। आशा करते हैं समझ में आया होगा। जलीय जीव मीन्स मछलियाँ, कछुए इत्यादि, और स्थलीय जीव मतलब हम लोग, पेड़ जीव जंतु, मनुष्य, जानवर, ये हैं स्थलीय जीव, स्थल में रहने वाले, धरती पे रहने वाले। तो वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। पैराग्राफ चेंज करेंगे। जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में बहुत कम होती है। जल में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है, इसीलिए श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव ज़्यादा लाभप्रद है। मतलब हम लोग को ज़्यादा फायदा होता है ऑक्सीजन लेने की प्रक्रिया में, और जो जलीय जीव होते हैं उन लोग को कम लाभ होता है ऑक्सीजन लेने की मात्रा में। तो यहीं आपको पूछा गया है कि किस में ज़्यादा फ़ायदा है, जल में रहना कि स्थल में रहना? तो हम लोग को तो भाई स्थल में रहना ही पसंद है।
जल में मन्ने नहीं रहना। दूसरा क्वेश्चन है, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से विभिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न पथ क्या है, मतलब विभिन्न रास्ते क्या है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो हम खाते हैं पीते हैं वो ग्लूकोज की लास्ट में अंत में ग्लूकोज के रूप में बदल जाता है, और ग्लूकोज के रूप में बदल जाता है तो वो ग्लूकोज ऊर्जा के लिए हमारे शरीर में, हमारे शरीर के हर पार्ट में कैसे पहुंचता है, वही रास्तों के बारे में बात कर रहा है। तो आइए इसका आंसर जानते हैं। ग्लूकोज के ऑक्सीजन से विभिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए विभिन्न तरीके हैं। ग्लूकोज के ऑक्सीजन से विभिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए विभिन्न तरीके हैं। पहला जो तरीका है वो है वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज ऑक्सीजन के द्वारा पूर्ण रूप से CO2 एवं H2O में टूट जाता है। CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, H2O मीन्स जल में टूट जाता है, जिससे जीवों को ऊर्जा की प्राप्ति होती है। कहने का तात्पर्य है वायवीय श्वसन जब हम करते हैं, वायवीय श्वसन जब हम लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं अंदर, तो पूर्ण रूप से वो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में टूट जाता है, जिससे हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ऑब्वियसली बात है, जब हम खाते हैं तो अंत रूप में वो ग्लूकोज के रूप में बदलता है, और वो होता कैसे है, हम जब ऑक्सीजन लेते हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में टूट जाता है, जिससे हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ये चीज़ आप नोट कीजिए अच्छे से, उसके बाद हम आपको एक एक करके सारे पॉइंट्स को क्लियर करवाएंगे। अगर आपका कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हमको पता है कि ये ग्लूकोज वाला जो हम बात कर रहे हैं वो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि आखिर हमारा भोजन ग्लूकोज में बदलता कैसे है, और अगर बदल भी जाता है तो ग्लूकोज दिखता कैसे। तो अगर आपको इसके ऊपर एक छोटा सा टॉपिक के ऊपर एक वीडियो चाहिए कि हम जब खाते हैं तो ग्लूकोज में बदलता कैसे और ग्लूकोज दिखता कैसे है, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, और नहीं चाहिए तो फिर अच्छी बात है। अगला जो पॉइंट है हम देखते हैं विभिन्न तरीके हैं। तो पहला तरीका हमने देख लिया है। दूसरा जो तरीका है वो है अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज को एथेनॉल एवं CO2 में तोड़ दिया जाता है, जिससे जीवों को ऊर्जा प्राप्त होती है। यह स्थिति वायु यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। अवायवीय श्वसन तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, जानबे करते हैं। नोट्स करते चलिए हर एक पॉइंट को। पैराग्राफ चेंज करने के बाद, मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कम मात्रा होने के कारण ग्लूकोज का विखंडन हो जाता है, जिससे ऊर्जा के साथ साथ जीवों को लैक्टिक अम्ल की प्राप्ति होती है। इसीलिए कभी कभी आप देखते होंगे, सबसे पहले आप नोट को समझ लिए, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। मांसपेशियों में, मांसपेशियों कहने का मतलब आप देखिएगा, मांसपेशी किसे कहते हैं, इसे, ये जो आपको दिख रहा है ये मांसपेशी है। ये क्या है, मांसपेशी। आपका ये मांसपेशी हर जगह मिलेगा, ये हर जगह, कहीं भी दबाएंगे हर जगह, जैसे जांघों में ज़्यादा है। तो मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कम मात्रा होने के कारण ग्लूकोज का विखंडन हो जाता है, जिससे ऊर्जा के साथ साथ जीवों को लैक्टिक अम्ल की प्राप्ति होती है। कभी कभी आप देखिएगा जब ज़्यादा आप काम करते हैं तो कहीं कहीं ऐसे आप दबाइएगा तो बहुत ही ज़्यादा दर्द करेगा। क्यों पता है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई है, और ऑक्सीजन की मात्रा जब कम होती है तो हमारे शरीर के अंदर लैक्टिक अम्ल की मात्रा बढ़ने लगती है। बढ़ने के कारण वहाँ पे वो दर्द का होना आवश्यक हो जाता है। इसलिए हमारा शरीर क्या करता है, दर्द करता है, या फिर हम दर्द का महसूस करने लगते हैं उस स्थान पर जिस स्थान में लैक्टिक अम्ल का बनना शुरू हो जाता है। तो इस पॉइंट को आप समझे होंगे, पॉइंट को नोट्स कीजिए और नोट्स बनाते चलिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन तीसरा, मनुष्यों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसके हम बात कर रहे थे। जैसे हम सांस लेते हैं, नाक के अंदर, नाक से सांस ले लिए तो क्या वो फेफड़ों के अंदर सीमित रहता है या शरीर के सभी भागों में जाता है। तो जी हाँ, शरीर के सभी भागों में जाता है। अगर शरीर के सभी भागों में ना जाए तो हम आपको बता दिए हैं कि वो अंग काम करना बंद कर देगी जिस अंग में ऑक्सीजन नहीं जाएगा। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन बन जाता है, मनुष्यों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। परिवहन का मतलब आना जाना कैसे होता है। तो यहाँ देखिए, मनुष्यों में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन मनुष्यों के रक्त की लाल रक्त कणिकाओं में उपस्थित हीमोग्लोबिन एवं प्लाज्मा के द्वारा होता है। यहाँ बात समझिए, एक बात नोट कीजिए आप,
जब हम सांस लेते हैं तो वो फेफड़ों के अंदर आता है। जब हम सांस लेते हैं वो फेफड़ों के अंदर आया, फेफड़ों से ये कुपिका के अंदर आएगा। ठीक है, कुपिका में आया, ये कुपिका क्या करती है, उसे एग्जॉर्प्ट कर लेती है। ठीक है, अब देखिए जब हम सांस लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जलवाष्प होते हैं। तो यहाँ पे वो कुपिका के अंदर आती है, कुपिका से ये क्या करती है, किसी ना किसी रास्ते से हमारे हृदय तक आती है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये हृदय है, इसके ऊपर मैं बहुत अच्छे से चर्चा करूँगा, आपको मैं डेमो दे रहा हूँ, शॉर्ट में बता रहा हूँ। हृदय तक आती है, हृदय तक आने के बाद वो हृदय क्या करता है, हमारे हवा को शुद्ध करता है, और जो ऑक्सीजन है वो ब्लड के साथ मिल करके, मिक्स होकर के, ब्लड तो आप जानते हैं हमारे पूरे शरीर के अंदर दौड़ते रहता है, सर्कुलेट करते रहता है। तो जो ऑक्सीजन हम लिए हैं कुपिका के अंदर आया, कुपिका क्या करती है, कुपिका इसे एब्जॉर्ब कर लेती है और किसी ना किसी रास्ते से ये हमारे हृदय तक आती है, और हृदय में आने के बाद ये शुद्ध ऑक्सीजन से, शुद्ध ब्लड से मिल करके, मिक्स हो करके ये हमारे बॉडी के अंदर पूरा सर्कुलेट होने लगती है। और बॉडी के अंदर हमारा, आप जानते हैं, ब्लड सर्कुलेशन का चलना आना जाना लगा रहता है, आना जाना लगा रहता है। अब वहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जो हमारा ब्लड है, उस ब्लड के अंदर छोटी छोटी मात्रा में सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जब आप ब्लड को देखेंगे, बालूशाही के जैसा आपको कुछ गोल गोल टाइप्स की कुछ पदार्थ दिखेंगे, जिसे हम लोग हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को पकड़ के हमारे सारे शरीर के अंगों में पहुंचाने का काम करती है। हाँ, अगर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आया है इस लेक्चर के दौरान, तो मैं आपके लिए एक प्रैक्टिकल लेके आऊँगा अगले वीडियो के ऊपर, जब मैं इसको पूरे डिटेल में समझाऊँगा कि कहाँ से ब्लड आता है, कहाँ पे शुद्ध होता है, कौन सा शिराओं का क्या काम है, कौन से धमनियों का क्या काम है। इसके ऊपर मैं पूरे फुल चर्चा करूँगा। आपको एक अभी शॉर्ट तरीके से मैं समझाने का कोशिश किया हूँ। तो आइए पुनः प्रश्न के ऊपर, हीमोग्लोबिन एवं प्लाज्मा। तो ये आपको समझ में आया होगा कि हीमोग्लोबिन कहते किसे हैं। एक बार नोट कीजिए, हमारा जो खून है, ब्लड है, वो हीमोग्लोबिन के कारण ही लाल दिखाई देता है। जिस तरह पत्तियां हरी दिखाई देते हैं क्लोरोफिल के कारण, उसी तरह हमारा जो ब्लड है लाल दिखाई देता है हीमोग्लोबिन के कारण। अगर हीमोग्लोबिन ना रहे तो हमारा ब्लड कलरफुल हो जाएगा, किसी का लाल, किसी का पीला, किसी का सफ़ेद, किसी का ग्रीन लेकिन सभी के ब्लड में हीमोग्लोबिन उपस्थित है, इसलिए हमारा ब्लड लाल दिखाई देता है। अगले जो क्वेश्चन है, गैसों के विनिमय के लिए मानव फुफ्फुस में अधिकतम क्षेत्र को कैसे अभिकल्पित किया गया है। कहने का तात्पर्य ये है कि गैसों का विनिमय के लिए मानव फुफ्फुस को अधिकतम क्षेत्र को कैसे अभिकल्पित किया गया, मतलब कैसे बनाया गया है। यहाँ पे आप जैसा कि देख पा रहे हैं, ये आपका जो दिख पा रहा है, ये आपका जो दिख पा रहा है, ये है फुफ्फुस। इसका क्षेत्रफल के बारे में आपको बताएंगे तो आप चौंक जाएंगे। फिलहाल के लिए हम यहाँ इसको पहले आंसर देख लेते हैं। हमारे फुफ्फुस के मार्ग छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाती है, जिन्हें कुपिका कहते हैं। कुपिका का आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये है कुपिका। यहाँ एक बड़ा सा काट करके जूम आउट करके आपको दिखाया गया है। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी कुपिकाएँ हैं जो लाखों मात्राओं में होती है। यहाँ एक कुपिका को आपको छोटा करके बड़ा करके दिखाया गया है। विभाजित हो जाती है, जिन्हें कुपिका कहते हैं। कुपिका एक सतह उपलब्ध कराती है जिससे गैसों का विनिमय हो सके। इस प्रकार गैसों के विनिमय के लिए मानव फुफ्फुस में अधिकतम क्षेत्रफल अभिकल्पित किया गया है। आगे कुछ पॉइंट्स हैं, उसको नोट करिए। कुपिकाओं की संख्या कितनी होती है? 3 × 10 to the power 8। 3 × 10 to the power 8, 3 × 10 का पावर 8। अगर हम इसको डिफाइन करके देखें तो क्या आता है, देखते हैं। तो देखिए 3 × 10 का पावर 8 मीन्स 3 × 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख,
कड़ोल, कड़ोल यानी कि 30 कड़ोल। आप अगर देखेंगे तो हमारे फेफड़े के अंदर कितनी कुपिकाएँ हैं? 30 कड़ोल कुपिकाएँ हैं। अब आप समझ सकते हैं कि 30 कड़ोल कुपिकाएँ कितनी होती हैं। 30 कड़ोल कुपिकाएँ मतलब छोटी छोटी, इतनी बड़ी बड़ी मात्रा में गुब्बारे हैं, गुब्बारे। हमारे फेफड़ों के अंदर 30 कड़ोल गुब्बारे इतनी इतनी छोटी छोटी मात्रा में भरी हुई है, और उसी के अंदर जो है ऑक्सीजन का एब्जॉर्ब होना और अवशोषित होना और संकुचित होना लगा रहता है। आप सोच सकते हैं 30 करोड़ कोशिका हमारे शरीर के अंदर, हमारे फेफड़ों के अंदर भर दिया गया है, सुव्यवस्थित तरीके से सजा दिया गया है। एक बात और नोट कीजिए, कोशिकाओं का क्षेत्रफल 40 से 80 वर्ग मीटर स्क्वायर होता है। 40 से 80 वर्ग मीटर का मतलब आप समझ सकते हैं मीटर, 40 से 80 वर्ग मीटर। 1 मीटर के अंतर्गत आप दोनों हाथों को फैलाइएगा तो वो 1 मीटर होती है, और यहाँ पे 40 से 80 वर्ग मीटर का बात कर रहा है। मतलब एक बड़ा सा खेत को आप ले लीजिए जो 40 मीटर लंबा या फिर 80 मीटर लंबा चौड़ा होगा। कोशिकाओं का क्षेत्रफल उतना होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि इन कोशिकाओं को अगर खोल दिया जाए तो एक बड़ा सा खेत, बड़ा सा प्लॉट बन जाएगा। आप समझ सकते हैं इतने बड़े क्षेत्र को हमारे इस फेफड़े के अंदर व्यवस्थित किया गया है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम नहीं होना चाहिए। अगर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई तो हमारी मृत्यु भी हो सकती है। तो सोचिए भगवान का कितना दिया हुआ एक बहुत बड़ी अनमोल तोहफा है जीवन। तो आप इसको सही से उपयोग कीजिए, यही हमारे लिए बहुत है। आशा करते हैं इस बात को आप समझे होंगे। नहीं समझे तो वीडियो को रिवाइंड कीजिए, एक बार और देखिए, और उससे भी नहीं समझ में आता तो कमेंट कीजिए। अब हम आगे चलते हैं। आगे हम थोड़ा देखिए यहाँ पे एक्स्ट्रा नॉलेज। एक्स्ट्रा नॉलेज क्या है यहाँ पे? क्या आप जानते हैं? पेज नंबर 116 निकालिए अपनी बुक को, और क्या आप जानते हैं का एक टॉपिक मिलेगा, आप उसको पढ़िए। पेज नंबर 116 के क्या आप जानते हैं वाला टॉपिक, ठीक है। तो आशा करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। ये टॉपिक आपको खुद पढ़ने हैं या फिर मैं आपको थोड़ा पढ़ के दिखाता हूँ। ये हम आ गए हैं पेज नंबर 116 के ऊपर। ये क्या आप जानते हैं, ये जो भी टॉपिक आएगा ना उसको पढ़िएगा ज़रूर, क्योंकि यहाँ पे आपको एक रोचक बातें बताई जाती है। तो देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। यदि कोशिकाओं की सतह को फैला दिया जाए तो यह लगभग 80 वर्ग मीटर क्षेत्र ढक लेगी। 80 वर्ग अभी मैंने क्या बताया कि यदि कोशिकाओं की सतह को फैला दिया जाए, मतलब कि उसको एक एक करके निकाल के पूरा फैला दिया जाए तो 80 वर्ग मीटर को ढक लेगी। आप 1 मीटर का मतलब समझ रहे हैं कि अपने दोनों हाथ को फैलाइए, 1 मीटर होता है, यहाँ पे 80 वर्ग मीटर का बात कर रहा है। मतलब आप समझ सकते हैं एक अच्छा खासा भवन बन सकता है वहाँ पे, लंबा चौड़ा खेत के बारे में बात कर रहा है। क्षेत्र ढक लेगी। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपके अपने शरीर का सतही क्षेत्रफल कितना होगा? ये आप अनुमान लगाइए। विचार कीजिए कि विनिमय के लिए विस्तृत सतह उपलब्ध होने पर गैसों का विनिमय कितना दक्ष हो जाता है। ये पॉइंट आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये वाला पॉइंट देखिए। यदि हमारे शरीर में विसरण द्वारा ऑक्सीजन की गति होती तो हमारे फुफ्फुस से ऑक्सीजन के एक अणु को पैर के अंगूठे तक पहुंचने में अनुमानतः 3 वर्ष का समय लगता। कहने का तात्पर्य ये है कि यदि हमारे शरीर में विसरण के द्वारा मतलब डायरेक्टली, ठीक है, धीरे धीरे ऑक्सीजन की गति होती तो फुफ्फुस से ऑक्सीजन के एक अणु को पैर के अंगूठे तक पहुंचने में अनुमानतः 3 वर्ष का समय लगता। नोट कर रही है यहाँ पे, 3 वर्ष का समय लग जाता फेफड़ा से उंगली तक ऑक्सीजन पहुंचने में। क्या आपको इससे प्रसन्नता नहीं हुई कि हमारे पास हीमोग्लोबिन है? जी हाँ, हीमोग्लोबिन नहीं रहता तो शरीर के कोई भी अंग में ऑक्सीजन का पहुंचना इम्पॉसिबल था। हीमोग्लोबिन है तभी हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा हर जगह पहुंचाई जा रही है। तो इससे आपको प्रसन्नता होनी चाहिए कि हमारे पास हीमोग्लोबिन है। जिस तरह ये मेरा घमंड है, ये मेरा हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के कारण ही शरीर के सभी भागों में ऑक्सीजन की मात्रा पहुंच रही है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके लिए ज़रा सा भी हेल्पफुल होगा तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।